हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। तो हमें रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करनी है। रचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं किसके लिए प्रभावी है। ऑप्शन ए में दिया है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। यहाँ हमें पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है और ये नेगेटिव बात हो रही है तो इसको आप कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देख लेते हैं विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। तो बच्चों में कंपटीशन नहीं लाना है, उन्हें एक दूसरे से तुलना करने के लिए नहीं कहना है। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में देख लेते हैं क्या दिया है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है तो इसका क्या कार्य होता है। इसका कार्य होता है कि बच्चे जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें कहाँ तक प्रगति कर पाए हैं, कितना उन्होंने सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और उसी के हिसाब से उनको मदद दी जाए। अगर उन्होंने नहीं सीखा है तो उनको सिखाया जाए, अगर सीख चुके हैं तो उसी के लिए मूल्यांकन होता है। और डी में दिया हुआ है विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए। तो नामीकरण और वर्गीकरण की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। इस तरह की बातें बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो ये निगेटिव पॉइंट में ही माने जाएंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट है और जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। हम जाएंगे सी के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अभिकथन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण को मत चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और इसका जो कारण दिया हुआ है वो देख लेते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास की किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये बात कह रहे हैं। तो भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के बल्कि कहीं तो पूरक होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, कक्षा में अध्यापिका और विद्यार्थियों के वैचारिक मौखिकरण और चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देने के लिए देना चाहिए, तो ये बात भी सही हो जाएगी। यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है तो रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो दिया है सी में दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी जो है, सी में जो दिया है ए सही है, तो यहाँ पर ए पॉइंट तो सही है, आर गलत है। और डी में दे रखा है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता का विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। तो प्रारूपिक लक्षण के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर होना चाहिए, आवेगशीलता होनी चाहिए, या कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर होने चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। जो ADHD वाला बच्चा होता है जिसमें ये विकार होता है, तो वो क्या होता है, आवेगशील बच्चा होता है। वह किसी कार्य को लगातार नहीं कर सकता, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वह कभी कुछ करने का मन करता है उसका और कभी कुछ करता है, कभी वह खेलना चाहता है तो कभी पढ़ना चाहता है, उसका ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पाता, उसमें ध्यान की अल्पता होती है। तो ये चीज़ हो जाएगी उसके लिए। और वह बच्चा कैसा होता है, आवेगशील होता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4 में देख लेते हैं क्या दिया है। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम सत्ताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य संदर्भ में सही है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम असक्ताओं से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों के लक्षण अलग होते हैं और सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं। अधिगम असक्ताओं से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है, तो मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर नहीं होता है। सी में देख लेते हैं। सी में क्या दिया है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहे हैं। डी में दिया हुआ है, जो डी में बात कर रहे हैं किस चीज़ की कर रहे हैं। अधिगम असक्ता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल राइट है। तंत्रिका संबंधी या न्यूरो संबंधी विकार होता है और इसमें क्या होता है, बच्चा अति सक्रियशील होता है, उसी की बात हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। तो जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए कौन सा तरीका ऐसा है जो काम नहीं करता है। दृश्य गतिज, देख तो वह सकता है। व्याख्यान विधि, सुन नहीं सकता, व्याख्यान तो केवल सुनकर ही बच्चा ग्रहण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर है क्रिया आधारित, क्रिया तो वो हाथों के द्वारा करता है, अपनी बॉडी को मूव करके करता है, दिमाग के द्वारा करता है, तो ये सही है। और बहुसंवेदी, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें निगेटिव पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर, और निगेटिव पॉइंट हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। मतलब व्याख्यान विधि जो है बच्चे के लिए कोई भी प्रभावशाली कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह सुन ही नहीं सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बी के साथ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। बात नहीं की हो रही है, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम टाइम में बच्चे निगेटिव पॉइंट नहीं देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसके। ऑप्शन ए में दिया है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो रहेगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना ये सही बात नहीं होती है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। सी में दिया है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो निगेटिव है और हमें निगेटिव से निगेटिव ही मैच करना है, तो ये हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। ये कोई कदम नहीं हो सकता है बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने का, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 7 में देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। स्वलीनता क्या होती है, स्वलीनता होती है ऑटिज्म। बात ऑटिज्म की हो रही है। चलिए, और ये होता है क्या, ऑटिज्म क्या होता है, एक तरह का विकार होता है जो तंत्रिका संबंधी होता है, न्यूरो संबंधी होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे इस विकार के द्वारा बच्चे क्या हो जाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते हैं, उनमें स्पीच डिले हो जाती है, वो स्वलीनता का ही लक्षण होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में दिया है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, ये बात हो रही है। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, उन्हें क्या स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, उन्हें जरूरी हो जाएगा क्या कि अधिगम उपागम में क्या रखें, वो निरंतर रखें, कंटिन्यूटी रखें, जिससे वो उनके लिए प्रभावशाली रहेगा। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। तो सबसे बेहतर बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, वयस्कों के निष्क्रिय नकल द्वारा। तो नकल करना, कॉपी करना, दोहराना चीज़ों को, ये सब चीज़ें जो होती हैं निगेटिव होती हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएंगी। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, तो बच्चा अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है, सक्रिय है और संलग्नता द्वारा कंटिन्यूटी बनाए हुए है और चीज़ें सीख रहा है, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, तो बाह्य अनुकूलन से इतना अधिक संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। और ऑप्शन डी में देख लेते हैं असंदर्भित जानकारी को कंठस्थीकरण करना, मतलब जो जानकारी है जिसका कोई ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उसके लिए, उसको वो रट्टा लगाए, उसको याद करे, बार बार दोहराए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बच्चा कंटिन्यूटी के साथ अपने वातावरण से सीखे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में दिया हुआ है विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, बच्चे कौन सी जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं हमें ये बताना है। उनके जीवन से संबंधित है, तो जीवन से संबंधित बातें जो होती हैं बच्चे नहीं भूल पाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्रासंगिक संदर्भ से में प्रस्तुत की जाती हैं, जो बिल्कुल अच्छे ढंग से बच्चों के सामने चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं वो बच्चे वो भी नहीं भूलते हैं। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती हैं, जिनका कोई संबंध ही नहीं है, जो खंडों में या टुकड़ों में जानकारी मिल रही है बच्चों को, पार्ट्स में जानकारी मिल रही है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित किया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों को। अब मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बच्चे वो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें केवल निगेटिव पॉइंट ढूंढना था
और वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो राइट हैं, तो इसके लिए ये इसके आंसर के साथ नहीं जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान के उदाहरण की बात हो रही है। पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा। या भारत को आज़ादी कब मिली थी, ये हो जाएगा। या अगला लीप बर्ड्स कब हो जाएगा, ये रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है, जिसमें कोई क्रिया की जा रही है, वो कौन सा कार्य होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पौधारोपण के लिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए, ये ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बात हो रही है अधिगम को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो विषय वस्तु को सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि सामाजिक संदर्भ से जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सन प्रत्यय मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित नहीं करना है, ये नेगेटिव पॉइंट में आता है, उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। सी में देख लेते हैं, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। तो कभी भी बच्चों में कंपटीशन लेवल को नहीं बढ़ाना है, बच्चों में एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। डी में दिया हुआ है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो जी हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों को क्या करने चाहिए, उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उनके ज्ञान का सृजन हो सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में बात हो रही है आपकी कक्षा में विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जानकारी को जोड़ देंगे, तो जो जानकारी जरूरी नहीं उसको जोड़ेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के लिए निर्देश देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं हम। देख लेते हैं सी, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। तो उत्तर की नकल करना नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉइंट में ही आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने के लिए कहेंगे। बच्चा अपनी पुरानी हल की गई समस्याओं पर चिंतन करेगा तो वह नई समस्या का हल भी खोज सकेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, और कारण दिया हुआ है भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर जो बात कर रहे हैं दोनों सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ये सही बात है। बी में देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में देखते हैं, सी में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे के भाव को महसूस करते हैं। बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, बात हो रही है, और वे ऐसा कब महसूस करेंगे, कौन से भाव को लेकर ऐसा महसूस करेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। बच्चे के अंदर निराशा होनी चाहिए, शर्म हो, खुशी हो या कुंठा हो। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बच्चे के अंदर अगर खुशी होगी तो बच्चे क्या होंगे, अभिप्रेरित महसूस करेंगे, मोटिवेट महसूस करेंगे कि हम मोटिवेट हैं और उनकी अधिक रुचि लगेगी कार्य करने में, सीखने में। यहाँ पर सी जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो बच्चे किस प्रकार के लक्ष्य पाएँ उनको प्रेरित करना चाहिए उसके लिए। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, या कार्य परिहारी, या प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो प्रतिस्पर्धा निर्देशित की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। महारत अभिमुखी होना चाहिए, बच्चा महारत हासिल कर ले अपने कार्य में, तो उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो सकारात्मक प्रभाव कौन डालता है, कुपोषण डालता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कुपोषण नहीं डालता है तो बाधा डालेगा। विद्यार्थियों की सहभागिता डालेगी, तो ये सही है, ये डालेगी। दंड हो जाएगा, दंड जो है नेगेटिव बात हो जाएगी, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है अभिसंज्ञान, तो अभिसंज्ञान होना भी ज़रूरी है,
ये भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट राइट हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। पहला और दूसरा राइट है, तो ये राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, बी पॉइंट देखते हैं। बी में बोला जा रहा है सेकंड और थर्ड राइट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द राइट आंसर सेकंड और फोर्थ राइट है। तो देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यदि एक संख्या को 98 लिखा हुआ है से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इन्हीं ऑप्शंस में से बताना है कि इसमें भागफल क्या आने वाला है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जिन बच्चों को मैथ नहीं करना आता है तो मैं बेसिक से समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमें, इस संख्या को हम लिख लेते हैं 98 98 और फिर से है 98। ये 4 टाइम 98 लिखा हुआ है और यहाँ पर लगाते हैं हम डिवाइड का साइन। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, हमें विभाजित करना है 98 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 98। अब 98 से कितनी बार जाएगा, 91 98 1 जा 98, तो ये 98 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचता है। यहाँ से क्या लेंगे, फिर हम ये कैरी कर लेंगे, पूरा डिजिट यहाँ कैरी करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर 98 आ जाएगा। फिर से जाएगा, नहीं जाता दे देते हैं 0, तो ये पूरा 98 लिख लेंगे। फिर कितने टाइम जाएगा, फिर जाएगा ये 1 टाइम 98 1 जा 98, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। यहाँ से हम नीचे क्या लिखेंगे 9। अब नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए फिर 1 टाइम जाएगा, 98 1 जा 98 हो जाएगा। यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 0 आएगा। तो फिर नेक्स्ट नंबर हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 9। अब उसके बाद हमें करना क्या है, फिर से हम यहाँ पर 0 लगाते हैं और फिर से हम नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो भी साथ में ही लिखेंगे। 98 1 जा 98, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पूरा विभाजित हो जाता है, आगे कोई नंबर नहीं बचा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका आंसर इससे मैच करता है आप उसको देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा करेक्ट, सी इज़ द राइट आंसर, और ये ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से आप इसको विभाजित कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है उनके लिए बेसिक रूल था। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, 2750 ml दे रखा है और यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, बराबर है किसके, हमें बताना है। तो 1 लीटर में कितना होता है बताइएगा। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर लीटर अलग करने हैं और ml अलग करने हैं। चलिए कर लेते हैं कैसे। 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 2750 ml कितना होगा, तो इसमें से अलग कर लेंगे हम कितना, 2 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर बराबर 1000, तो 2 लीटर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1000 बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 जो हो जाएगा वो लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो यहाँ से ml अलग करना है और लीटर अलग करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लीटर और आगे कितना बचता है 750 ml, ये बच जाएगा यहाँ पर। तो हमें यही बताना था ये किसके बराबर है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, सी इज़ द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, त्रिज्या बतानी है हमें इसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, पाई इक्वल होता है 22/7, पाई का मान जो होता है। और एक वर्ग कैसा होता है, उसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर सभी को हमने ए मान लिया है। तो हमें करना क्या है, ये बात कर रहे हैं उसके क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाता है, भुजा की घात 2 होता है, अर्थात होता है ए स्क्वायर। और यहाँ पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 484 लिखेंगे। ठीक है, और ए स्क्वायर है तो हमें वैल्यू जो किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ए की। तो ए की वैल्यू लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 484 का। तो 484 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो आता क्या, ये आ जाएगा 22। 484 किसका वर्ग है, ये 22 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। तो भुजा मिल गई है हमें 22। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें बताना है वर्ग का परिमाप। देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ हो जाएगा वर्ग का परिमाप। परिमाप बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बराबर हो जाएगा कितना, 4a। 4a होता है ना, और तो ये कितना हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए की वैल्यू है 22। तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88। तो अब हमें मिल चुका है वर्ग का परिमाप भी, अर्थात तार की जो लंबाई है, ये परिमाप का मतलब कितना, लंबाई, ये हो गई है इस तार की लंबाई। ठीक है, तो वो कितनी है, 88 है। ठीक, अभी क्या कह रहे हैं, इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो क्या
क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमें बताना है। तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बना लेना है अब यहाँ पर एक वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2π और r। यहाँ पर जो है वैल्यू पाई की वो रखी जाएगी। पाई की वैल्यू यहाँ रखनी है, इसलिए मैंने आपको बताया था पाई के बराबर होता है 22/7। और यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या बतानी है वृत्त की। तो त्रिज्या इसी फॉर्मूले से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि अर्थात लंबाई, इसी तार को मोड़कर बनाया गया है। तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा जो हमारा यहाँ पर आया था 88 और बराबर क्या हो जाएगा 2 और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। और हमें r की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इसको r ही रहने देंगे। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे करके लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा कितना 88 और मल्टीप्लाई कितना 7 और अपॉन में चली जाएंगी सारी चीज़ें, कितनी 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 44 और बराबर में क्या रह जाएगा, यहाँ बराबर में रह जाएगा यहाँ पर r। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से भी हो जाएगा और सीधा सीधा ये 11 से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88 और 11 चौक कितना हो जाएगा 44 और 4 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई कितना 7 और इजिकल टू 2 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, r इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो त्रिज्या आ गई है उसकी वो निकल कर कितनी आई है 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बतानी है हमें। तो कितनी डिग्रियाँ होंगी 5 में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं समकोण क्या होता है। समकोण होता है ऐसा बना हुआ कोण, और इसका जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 90 डिग्री का। तो समकोण बराबर क्या हो जाएगा, समकोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है डिग्रियों की संख्या, तो हमें देख लेना है क्या होगी, 90 डिग्री होता है। ठीक है, लिख लेते हैं क्या। सबसे पहले बात हो रही है 5 और 1/3 समकोणों में डिग्री की संख्या बतानी है। तो 5 में कितनी हो जाएगी, तो 5 में हो जाएगी समकोणों की संख्या 5 गुणा समकोण। और हमें यहाँ पर करना क्या है, समकोण की जो वैल्यू है हमें वो यहाँ पर पुट कर देनी है। चलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा समकोण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90। तो कितना हो जाएगा 500 और 5 9 जा 45, कितना 45, 5 9 45। तो ये कितने डिग्री आ गया, ये आया है 450 डिग्री। अब हमें करना क्या है, 1/3 समकोण की बतानी है। तो 1/3 समकोण का मतलब 1/3 और गुणा कितना समकोण। ये क्वेश्चन सीटेट में आएगा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही है। हर सेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं और इस बार तो एक साथ ही को पेपर होने वाला है 20 अगस्त को। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको लिख लेना है 1/3 और कितना समकोण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90 रखेंगे। इसमें भी 3 से इसको कर लेते हैं डिवाइड, 3 3 जा 9 और ये 0, यहाँ पर आ गई 30। तो जो हमारी समकोणों की डिग्रियों की संख्या बतानी है, तो डिग्रियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डिग्री की संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर आ जाएगी 450 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 5 और 3 हो जाएगा 8 और ये है 4, तो ये होगा 480 डिग्री। तो डिग्रियों की संख्या आ गई है 480। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 6 बच्चों ने अपनी लंबाई मापी है, जो दे रखी है कैसे, यहाँ पर लिखी हुई है, और इनकी औसत लंबाई क्या होगी हमें बताना है। ऑप्शन दिया है इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए आइए, करना क्या है हमें इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये माध्यिका वाले क्वेश्चन होते हैं। औसत लंबाई निकालने वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इन सब बच्चों की लंबाई क्या करना है, उसको ऐड कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सभी बच्चों की लंबाइयों का योग क्या हो जाएगा, सभी बच्चों की लंबाई का योग और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जितने बच्चे हैं उनकी संख्या, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या जो है वो लिख देंगे आप, और इसको करेंगे बच्चों की संख्या।
चलिए इसको करते हैं कैसे, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की जो लंबाई है आप उनको ऐड कर लेंगे, जिनको नहीं आता उनको मैं ऐसे ऐड करके दिखा दे रही हूँ कैसे करना है। चलिए आप करिए, इसको लिखेंगे कैसे। 114 हो जाएगा और पॉइंट कितना है 7, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 102, और पॉइंट कितना आएगा 9, प्लस कितना आ जाएगा 99, और पॉइंट 7 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 109, पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और प्लस कितना आ जाएगा 112, और पॉइंट आ जाएगा 2, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा। बस इतनी ही संख्याएं गिन लेते हैं कितनी हो गई हैं। तो सभी बच्चों की संख्याओं का योग जितनी उनकी लंबाई है वो लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने हैं टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर। कितने बच्चों की लंबाई है ये है 6 बच्चों की लंबाई। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इन सब का योग आ जाता है यहाँ पर 648। योग तो आप कर ही सकते हैं, तो इसलिए आप इसका योग कर लेंगे तो आएगा कितना 648, और डिवाइड किससे करना है 6 से। तो 6 से डिवाइड करेंगे कैसे हो जाएगा 6 × 6, और कितना हो जाएगा, अब आगे नहीं होगा छोटी संख्या है तो 0 लगा देंगे, और ये कितना हो जाएगा 48। तो 6 अट्ठे होते हैं 48, ये हो जाएगा बराबर कितना 108। ठीक है, जिनको नहीं आता मैं यहाँ पर रफली करके दिखा दे रही हूँ कैसे करते हैं, आप डिवाइड भी नहीं कर पाते हैं तो चलिए लिख लेते हैं 648, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 6 से। 6 × 6 हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा इसके अपोन में, तो यहाँ से क्या कर लेंगे नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 4। 4 6 से छोटा है तो ये नहीं होगा, तो क्या करेंगे जब नहीं होता और आगे संख्या लिखी होती है तो एक 0 लगा देते हैं और नेक्स्ट संख्या को हम लिख लेते हैं। ये डिवाइड करने का रूल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 48, तो अब हो जाएगा ये 6 अट्ठे 48। अब ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो 108 आ जाएगा। तो जो आंसर है वो है 108। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 100, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए कर लेते हैं आप कुछ पेडागोजी वाले क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, किसी छात्र ने इसी पैमाने पर या इसी मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी कितनी मापी। उसने मापी 9.8 सेंटीमीटर। इसी की माप के आधार पर दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी हमें बतानी है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर कितना 110 मीटर। तो इसकी कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा हमें 9.8 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम इसकी 110 से। ठीक है, इसको 110 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, इसकी 110 से मल्टीप्लाई करके आता है कितना 1078 आ जाता है। अब 1078 हमें मिल गया है। अब हमें करना क्या है, हमें बतानी है दूरी जो आनी है किस में आनी चाहिए, किलोमीटर में आनी है। किलोमीटर में बनाना है इसको। तो किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 km बराबर हो जाएगा कितना, सबको पता होती है, बेसिक नॉलेज होती है। तो ये होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें 1000 मीटर होता है। तो क्या करेंगे हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 3 जीरो हैं एक के बाद, तो हम ऊपर से काउंट कर लेंगे 3 संख्याएं, लास्ट से काउंट करना होता है 1 2 3। तो क्या आ जाएगा 3 अंकों के पहले लग जाएगा क्या, पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1.0 और ये हो जाएगा 78 और ये आ जाएगा क्या किलोमीटर में। तो हमारा आंसर मिल गया है ये। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा होने वाला है करेक्ट, सी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा आंसर आ गया है 1.078 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है प्रैक्टिस सेट करना। तो यहाँ पर मैं मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप क्वेश्चन को करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं करना है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें बताना है भाषा के बारे में सही कथन कौन सा है। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, ये कहा जा रहा है। बोली की कई भाषाएं नहीं होती हैं, भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ये कथन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। बी में देख लेते हैं, बोली और भाषा एक ही है, तो ये गलत हो जाएगा। एक भाषा में कई बोलियाँ होती हैं।
एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर करेक्ट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है अभी। बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी, ये पॉइंट सही नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये कि एक भाषा की कई सारी बोलियाँ हो सकती हैं। हम मान लीजिए हिंदी ही भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषा को भी हम कई तरह से बोलते हैं, क्षेत्र के हिसाब से जो बोलियाँ होती हैं वो बदलती रहती हैं। कुछ लोग जो है हिंदी भाषा को खड़ी बोली में बोल देते हैं, क्षेत्रीय भाषा में ही बोल देता है और कुछ चीज़ें करके थोड़ा थोड़ा चेंज जो है क्षेत्र के हिसाब से बोलियों में होता है, पर भाषा जो है वो मेन एक ही मानी जाती है जिसको हम हिंदी बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ, आप इसको किसी और लैंग्वेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में दे रखा है निपुण क्या है। बात हो रही है निपुण की, तो निपुण एक क्या चीज़ है, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ये है विद्यालय बच्चों के लिए एक शिक्षा का कार्यक्रम है, ये सही है। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, यह है विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन, अज्ञान सम्मिलित करने का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दे रखा है यहाँ पर, यह है विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय विकसित करने का कार्यक्रम है, गणितीय विकास को विकसित करने का कार्यक्रम है। तो ये रोंग हो जाएगा, बात खाली गणित की नहीं हो रही है। निपुण भारत का मतलब क्या होता है, ये आया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, और ये क्या है, इसमें बच्चे को अक्षर ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो, बच्चा बेसिक ज्ञान बच्चे को आता हो, चीज़ों की नॉलेज हो। तो खाली गणित की बात नहीं हो रही है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति को विकसित करने का कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है, देशभक्ति विकसित करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो बी में क्या देख लेते हैं, क्या दे रखा है इन्होंने। बी में दिया हुआ है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन, ज्ञान और जो सुमनत करने का कार्यक्रम है ज्ञान को, वो है कि बच्चों में ज्ञान को बढ़ाया जाए। छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान हो, काउंटिंग आती हो, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव आता हो, तो ये चीज़ें सिखाने का है, अर्थात बच्चों की जो फाउंडेशन है वो मजबूत की जाए। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो नहीं है सत्य, तो हमें वो देखना है। नोट को आप ध्यान में रखेंगे। ऑल लैंग्वेजेस आर नेचुरल लैंग्वेज, तो ये तो रखती हैं, प्राकृतिक भाषाएं होती हैं सभी भाषाओं की, सभी आदमियों की। ह्यूमन की बात हो रही है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बी में देख लेते हैं, ऑल लैंग्वेज शुड हैव ए स्क्रिप्ट टू बी ए लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रखती, उसकी कोई अपनी लिपि नहीं होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, रॉन्ग हो जाएगा। और हमें रॉन्ग को ही मैच करना था, निगेटिव बात ही पूछी जा रही थी, तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर भी आ जाते हैं। लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन, तो ये तो करेक्ट है, इसलिए पॉइंट कट हो जाएगा। ऑल लैंग्वेजेस हैव ग्रामर एंड ए सिस्टम। हाँ जी, सभी भाषाएं क्या करती हैं, अपना व्याकरण रखती हैं और उनका एक सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारे आंसर के साथ मैच नहीं करता है, तो जो आंसर के साथ नेगेटिव पॉइंट मैच करता है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग एज रिकमेंडेड बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर बात हो रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, तो 2020 के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर फाउंडेशन जो एज है बच्चों की, तो उसके बारे में बात हो रही है, वो कितनी है और कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है, वो कौन सी क्लास तक उसकी ड्यूरेशन होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 5 years अप टू क्लास सेकेंड। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए दिया हुआ है ये तो करेक्ट है। ये बात होती है कितने की, 1 से लेकर कितने साल, बच्चा 5 साल तक रहेगा, कौन सी क्लास की आने के योग्य हो जाएगा, सेकंड क्लास तक के लिए, ठीक है। तो ये करेक्ट पॉइंट है। फर्स्ट 3 years अप टू क्लास फर्स्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट 5 years फॉर क्लास 1 to 5, ये नहीं है, 1 to 5 नहीं जाना है। बात फाउंडेशन की हो रही है, बच्चे का जो आधार है, बेस है, वो मजबूत होना चाहिए, तो उसी की बात हो रही है। फर्स्ट 2 years ऑफ लर्निंग, प्री स्कूल जो ईयर्स होते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये नहीं है। जो फाउंडेशन एज होती है, फाउंडेशन ईयर बोले जाते हैं, वो होते हैं फर्स्ट 5 years, शुरू के 5 साल, और वो कब तक के लिए होते हैं, जो क्लास सेकंड में बच्चा हो वो 5 साल का हो, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में दिया हुआ है, माइनॉरिटी लर्नर्स आर एडमिटेड टू ए स्कूल वेयर द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज़ द मीडियम ऑफ।
तो माइनॉरिटी वाले छात्रों की बात हो रही है और वहाँ पर लैंग्वेज मीडियम की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है इंस्ट्रक्शन की, व्हाट दिस टाइप ऑफ स्कूलिंग कॉल्ड, तो ये किस टाइप की स्कूलिंग कहलाती है। तो हमें यहाँ पर देखना है क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सबमेरिजन एजुकेशन, बाइलिंगुअल एजुकेशन या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, और दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। तो यहाँ पर कौन सी एजुकेशन ये होती है, तो सबमेरिजन एजुकेशन कौन सी होती है इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ उसको। इसको बोलते हैं हम भाषा विसर्जन या बस विसर्जन, द्विभाषा भी हम इसको बोल सकते हैं, द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम भी हम इसको बोलते हैं, पर यहाँ पर हम बाइलिंगुअल का यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे इसको भाषा विसर्जन। और ये क्या होता है, इसमें छात्रों को जो निर्देश दिए जाते हैं वे L1 और L2 भाषा के माध्यम से दिए जाते हैं। जो L1 होती है वो छात्रों की क्या होती है, वो मूल भाषा होती है, और जो L2 होती है वो कौन सी भाषा होती है, वो दूसरी भाषा होती है जो सब बच्चों के लिए होती है, कॉमन होती है। और L2 में क्या होता है, कक्षा के समय पढ़ाए जाने वाले विषय को क्या करते हैं, L1 के वक्ताओं की भागीदारियों के स्तर पर निर्भर करता है कि बच्चे को L2 के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं, L2 के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो द्विभाषावाद है उसको बढ़ावा मिल जाता है और बहुसांस्कृतिकवाद का विकास हो जाता है। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है, जो भाषा बहुसंख्यक भाषा में नहीं होती है वो अल्पसंख्यकों के लिए यूज़ की जाती है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, और मैं यहाँ पर करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।